स्टार्ट है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि जो कठोर परिश्रम करेगा, लगातार परिश्रम करेगा, अनवरत रूप से परिश्रम करेगा, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी शब्दों के साथ हम इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास है आज की हमारी विज्ञान के क्वेश्चन है, इसमें साइंस के क्वेश्चन है और साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन चर्चा करेंगे, है ना, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस क्लास में आपके लिए लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, आरओ एआरओ पीसीएस प्री से लेकर के या किसी भी एसएससी सीजीएल +2 एमटीएस की जो परीक्षाएं होती हैं या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा या वनडे एग्जाम्स, किसी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी को नोट करते रहिएगा। टॉपिक भी पढ़ाएंगे, लेकिन टॉप 50 क्वेश्चंस की ये सीरीज चल रही है बायोलॉजी की और इसी तरीके से चलेगी। इसमें मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो 1999 से लेकर के एसएससी ने, इवन पीसीएस ने अभी तक के पूछे हुए हैं, उसमें मैंने कंबाइंड क्वेश्चंस आपके लिए ले रखे हैं इस क्लास में। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, ये प्रश्न कई बार आता है। देखिए, कोई भी एक शब्द लिखा मिल सकता है, लेकिन सारे शब्द मैंने इसमें लिखे हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। गर्भाशय की बात करी गई है ना, योनि की बात करी गई है, जहाँ पे स्तनों की बात करी गई। इन तीन शब्दों को लिया गया है यहाँ पे, गर्भाशय, योनि एवं स्तनों के विकास के लिए। क्या की बात कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं। के विकास के लिए एक हार्मोन काम करता है, उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं इसे? एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रश्न कई बार आ जाता है, स्तनों के विकास के लिए या गर्भाशय के विकास के लिए कौन सा हार्मोन है जो कार्य करता है महिलाओं के भीतर, या कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन इसका नाम है, लिख लीजिएगा। ठीक है, यह हार्मोन पुटिका द्वारा स्त्रावित होता है। ये एक अंग होता है अंडाशय के अंतर्गत, वहां से ये स्त्रावित होता है, वहां से ये निकलता है। स्त्रावित बायोलॉजी की भाषा है, टफ भाषा है। इसे अपने शब्दों में निकलना शब्द पढ़ सकते हो आप। स्त्रावित मतलब निकलना शब्द है ना, पुटिका द्वारा स्त्रावित होता है। इसे स्त्रीलिंग हार्मोन भी कहा जाता है। अब प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है कि बताइए इनमें से कौन से हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है। स्त्रीलिंग आप समझ रहे हैं, जो स्त्रियों के अंदर या महिलाओं के भीतर पाया जा रहा है ना, जो उनके एक शब्द में कहें तो शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। शरीर में तो बहुत सारे पार्ट आ गए, तो शरीर के विकास के लिए पढ़ेंगे तो गलत भी हो जाएगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गर्भाशय या स्तनों से संबंधित या योनि से संबंधित पढ़ा जाता है इस हार्मोन को, स्त्रीलिंग हार्मोन। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है? स्त्रीलिंग हार्मोन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट आ जाए तो अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है ये हार्मोन। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। कई बार प्रश्न आता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो कहां से निकलता है, कहां से स्त्रावित होता है? तो उत्तर आएगा अंडाशय से स्त्रावित होता है। ठीक है, और इनके विकास के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है माँ और शिशु। माँ की बात हो रही है, छोटे बच्चे की बात हो रही है इस पॉइंट में, है ना। माँ और शिशु के मध्य जो प्यार स्थापित होता है बचपन में, जब बच्चा होता है, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल का या 3 महीने का, 2 महीने का, तो इस बीच में माँ और बच्चे के बीच में जो प्यार स्थापित होता है उसके पीछे भी साइंस काम करती है। साइंस तो दुनिया में हर चीज के पीछे काम कर रही है। ठीक है, तो वो एक हार्मोन होता है जो लगाव रखता है। हार्मोन, एक हार्मोन की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन कह सकते हैं इसे हम? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो छोटे बच्चे के, छोटे शिशु के, बच्चे की भी बात नहीं कर रहे हैं, शिशु की बात कर रहे हैं। जब बच्चा शिशु जन्म लेता है ना, जब उसकी आयु की बात करें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5, 6 महीने तक का होता है, उस समय माँ और शिशु के मध्य में जो प्यार का एक संबंध होता है, जैसे माँ बच्चे को कई बार उच्चियां लेती है ना, ये भी लिखा है बायोलॉजी में, मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ। तो ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक जगह और आता है, ये तो प्रश्न आप नोट ही कर लेना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ही वजह से कभी कभार, जैसे भैंस होती है दूध नहीं देती है, तो इसी हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने के लिए। कौन से हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट है मस्तिष्क में सबसे अधिक विकसित भाग कौन सा होता है भाई हमारा? ये होता है सेरिब्रम कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना भाई। मस्तिष्क हमारा कई पार्टों में डिवाइड है साइंस के आधार पर। जो मस्तिष्क होता है मानव का, मनुष्य का, वो कई पार्ट्स में होता है, लेकिन सबसे अधिक जो विकसित पार्ट होता है, जिसी की वजह से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं या अध्यापन काम करते हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है मस्तिष्क का? जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। जो पूरा शब्द है सेरिब्रम। ठीक है, कौन सा है? सेरिब्रम बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा विकसित हिस्सा होता है। अगला पॉइंट है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन, माफ कीजिए, दोबारा सुनो।
पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन मतलब निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम, नियंत्रित करने का काम एक छोटा सा ये हिस्सा होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमारे मस्तिष्क का ही हिस्सा होता है, और पीयूष जो ग्रंथि होती है उसके नीचे होता है, बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका मैं नाम बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को नियंत्रण कौन करता है, प्रश्न यही आता है। कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जो क्या करता है, नियंत्रण करता है। किन को नियंत्रण कर रहा है, हार्मोनों को नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, तो आंसर आएगा हाइपोथैलेमस। क्या उत्तर देना है आपको, हाइपोथैलेमस। पीछे का जो नाम है ना थैलेमस, जो थैलेमस वही पार्ट, वहीं से नाम लिया गया है, जो पीयूष ग्रंथि के नीचे एक बादाम के आकार का, जैसे बादाम होता है उसी आकार का एक छोटा सा टुकड़ा हिस्सा होता है, उसी को थैलेमस कहते हैं। वहीं पे जो स्थापित होता है, जिसका पूरा नाम दिया गया है साइंस में हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये क्या करता है, हार्मोनों को नियंत्रण करता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। अब भाई आप ये पूछेंगे कि साहब ठीक है गुरुजी, हार्मोनों का नियंत्रण कर रहा है, कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को आप ब्रैकेट में ये भी लिख लेना, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है जो कि पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, बादाम के आकार का। ठीक है, और जो हार्मोनों को नियंत्रण करने का काम करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये कहां पे स्थित होता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर, और इसका काम क्या है, हार्मोन्स को नियंत्रण करना। और कौन से हार्मोन्स को, खासतौर पे जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, निकलते हैं, जैसे कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। अब प्रश्न आता है कि भाई ये जो हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि के ऊपर बादाम के आकार का एक हिस्सा छोटा सा होता है, काम क्या है इसका, तो इसका काम है भूख लगना, प्यास, ताप नियंत्रण, इन सभी को, ताप को नियंत्रण करना, प्यास को नियंत्रण करना और भूख को नियंत्रण करना। प्यार एवं घृणा का केंद्र कहां पे होता है, हाइपोथैलेमस में ही होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। इन सारी चीजों का कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा, घृणा को लिख दे, वो प्यार को लिखे, या ताप को, या प्यास को, या भूख को। भूख को कौन सा पार्ट हमारा नियंत्रण करता है शरीर का, या प्यास को कौन नियंत्रण करता है ना, तो कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो सभी हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग, इन सारे हार्मोन्स को, एक हार्मोन्स नहीं होता, बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और सभी हार्मोनों को कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो कि थैलेमस नामक हिस्से में होता है, पीयूष ग्रंथि के ऊपर। अगला पॉइंट है यकृत में ऊर्जा के रूप में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, लिख लेना। यकृत का मतलब क्या हो गया, लीवर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवर। ठीक है, यकृत में ऊर्जा के रूप में जमा होती है, क्या जमा होती है, ग्लाइकोजन। जो यकृत होता है हमारा, जो लीवर होता है, जैसे हम खाना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को जो दूसरे पार्ट में बदलता है, या ग्लूकोज को दूसरे पार्ट में बदल करके जो स्टोर रखता है या जमा रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज जमा होता है, किस में जमा होता है, यकृत के अंदर, ऊर्जा के रूप में। ये प्रश्न कई बार आता है, घूम फिर के आता रहता है। अब क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, जो पूछा गया है कई बार, यकृत में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है। कहने का मतलब लीवर में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा, ऊर्जा का मतलब जो हम खाना पीना खा रहे हैं कोई ऊर्जा होती है हमारे शरीर की, किसके रूप में जमा होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में। इसी को याद रखना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है वो किसके रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न ऐसे भी आता है, यकृत में जो ग्लूकोज जमा होता है वो किस रूप में जमा होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कैसे भी घुमा देता है प्रश्न को, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्नाशय। इसे भी लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। ये दो ग्रंथि तो आप रट के रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, भोजन की पाचन क्रिया कहां से शुरू होता है, मुंह से भैया। अगर आप खाना खाएंगे तो मुंह से ही तो पाचन क्रिया शुरू करेंगे। प्रश्न पूछा गया कई बार, जो भोजन हम खाते हैं उसकी पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुंह से शुरू होती है। लेकिन प्रारंभ से मुंह से होती है, लेकिन पूरे तरीके से जो पाचन होता है वो कहां पे होता है, छोटी आंत में। भोजन जो हम करते हैं, मानव शरीर में जो भोजन प्राप्त करते हैं, उस भोजन का पूरे तरीके से पाचन, पूर्ण तरीके से जो पाचन होता है वो कौन सी आंत में, छोटी आंत में होता है। और यहाँ की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया शुरू होती है पाचन क्रिया की, वो मुंह से शुरू होती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ठीक है, अगले पॉइंट में बात करेंगे सहजीवन क्या होता है।
सहजीवन में देखो दो जीव लिखे हैं हमने, दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है। क्या होता है? परस्पर, आपस में दो मिलकर के से एक संबंध बनाते हैं दो जीव। जैसे मैंने उदाहरण भी लिखे, कवक और शैवाल, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? परस्पर इन्होंने संबंध बनाया लाभकारी, जिससे संबंध बनने से काय की उत्पत्ति हुई, क्या बनता है? लाइकेन बनता है। ये प्रश्न कई बार आ जाता है, ये कक्षा 6-7 की किताब से पढ़ते आ रहे होंगे आप। दो जीवों के मिलने से परस्पर, उदाहरण बताइए कौन सा है, तो 4 ऑप्शन में उदाहरण आ जाते हैं। तो उदाहरण में क्या मिलेगा तुम्हें आमतौर पर? लाइकेन। लेकिन ऑप्शन पूछ रहा होगा कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन। और लाइकेन इस प्रकार के पौधे होते हैं, कैसे पौधे होते हैं? जो वायु प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। किसको इंडिकेट करते हैं? वायु प्रदूषण को। जिन इलाकों में, जिन स्थानों में, जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा होगा, वहां इस प्रकार के पौधे नहीं पाए जाएंगे। ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है ये पौधा। वायु प्रदूषण का क्या होता है? इंडिकेटर, या क्या बोले तो सूचक। कई बार प्रश्न आ चुका है लाइकेन को लेकर के, ठीक है। और लाइकेन बनता कैसे है? कवक और शैवाल से। ये पॉइंट नोट कर लेना। रक्त होता है, रक्त तो आप जानते ही हमारे कैसा होता है? एक संयोजी ऊतक होता है ये, संयोजी ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। और संयोजी का मतलब होता है अलग अलग कनेक्टिंग पार्टों से मिलकर के बना हुआ रक्त। ऐसे बताएंगे अगली क्लास में, कभी समझाएंगे। ये भी प्रश्न आ चुका है कि रक्त क्या है हमारा, तो रक्त है जो मानव शरीर का होता है वो संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब होता है कि रक्त कई अलग अलग द्रवों से मिलकर के बना हुआ है, अलग अलग पार्ट्सों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों से मिलकर के बना हुआ है। इसी को संयोजी ऊतक बोलते हैं परिभाषा के तौर पर। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, मतलब अलग अलग चीजों से जुड़ करके रक्त का निर्माण होता है। इसी वजह से खून को क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तो देखो रक्त में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, बिल्कुल होता है साहब। रक्त कणिकाएं होती हैं साहब। और क्या होते हैं? प्लेटलेट्स, इनसे मिलकर के बना। इसी वजह से क्या बोलते हैं रक्त को? संयोजी ऊतक, ठीक है। प्लाज्मा भी जरूरी है। प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं आप जानते हैं कौन सी होती है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं और सफेद या श्वेत रक्त कणिकाएं, ये दोनों होती हैं। और इसके अलावा प्लेटलेट्स होती हैं। जब कभी आपने सुना होगा कि डेंगू हो रहा है तो क्या कम हो गई? प्लेट कम हो गई। यही वाला हिस्सा डैमेज होता है डेंगू होने की वजह से, ठीक है। तो रक्त को इसी वजह से संयोजी ऊतक कहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स होता है। आगे बात करेंगे रक्त परिसंचरण की खोज, मतलब रक्त की खोज कौन से वैज्ञानिक ने करी? विलियम हार्वे ने की थी। नोट कर लेना, छाप लेना, याद होना चाहिए आपको। रक्त की खोज विलियम हार्वे ने। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? वॉन मैरो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस शब्द को? वॉन मैरो। जो हमारी आरबीसी बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, उनका निर्माण कहाँ पे होता है भैया? अस्थि मज्जा में होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉन मैरो। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है। उसके बाद ये मृत हो जाती हैं। और मृत कहाँ पे होती है? कई बार प्रश्न आता है, आरबीसी का या लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो एक हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं प्लीहा, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इस पॉइंट को भी नोट कर लेना आप। प्लीहा को कहा जाता है, या इंग्लिश में स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। वहां पे 120 दिन बाद खत्म हो जाती हैं कौन सी? आरबीसी, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। और निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। और कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए बी होता है। ये ब्लड ग्रुप हो गए। तो इन ब्लड ग्रुप्स की रक्त समूह की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कार्ल लैंडस्टीनर था। कार्ल लैंडस्टीनर। इसने व्यक्ति के अंदर कितने ग्रुप होते हैं अलग अलग, उनकी खोज करी। जैसे किसी के अंदर ए पाया जाएगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा और किसी का ए बी होगा। ओ मतलब सर्वदाता होता है और ए बी मतलब सर्वग्राही। ए बी जिसका होगा वो किसी से ले सकता है और ओ जिसका होगा वो किसी को दे सकता है ना। यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ओ को। सर्वदाता। यूरिया होता है, तो यूरिया को रक्त से फिल्टर कौन कौन सा पार्ट करता है हमारा? जैसे हम बहुत सारे खाने खाते हैं तो खाने के संग हमारे शरीर के अंदर क्या जाता है? यूरिया के पार्ट्स जाते हैं बहुत सारे। अब यूरिया को अलग कैसे करता है और कौन सा हिस्सा अलग करता है? तो ये प्रश्न कई बार आता है भाई। यूरिया को रक्त से अलग करने का काम कौन सा हिस्सा करता है? हमारी किडनी करती है। कौन करता है? किडनी। और किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे परीक्षा में, यही रिपीट हो जाएंगे तुम्हारे लिए आने वाली भर्ती, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी हो। यूरिया को रक्त से कौन सा पार्ट अलग करता है? किडनी। और किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क। और वृक्क को भी क्या बोलते हैं? गुर्दा। वृक्क को क्या बोलते हैं? गुर्दा बोल देते हैं। और गुर्दा की या किडनी की एक यूनिट होती है। कई बार प्रश्न यह भी पूछा जाता है भाई किडनी की यूनिट बताओ, यूनिट कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन इसकी यूनिट होती है। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। लिख लेना, किडनी की
या गुर्दा की जो यूनिट होती है या कार्यात्मक इकाई होती है जो किडनी के अंदर काम करती है, उसका नाम है नेफ्रॉन। वो भी लिख लेना जी, मैंने लिखा नहीं है, ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूं। मैंने लाल रक्त कणिका कितनी बताई, आप भी जानते हैं, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। तो नीचे का जो पॉइंट है वो डब्ल्यूबीसी का है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के अंदर क्या मुख्य काम करती हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो हमारे शरीर को रोगों से बचाती हैं जी, ये नोट कर लेना। श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर को क्या करती हैं, रोगों से बचाने का काम करती हैं। लास्ट का पॉइंट यही है, रोगों से बचाने का काम करती हैं। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो सुना ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ के आ रहे होंगे। क्या काम करता है राजेश क्लोरोफिल, नहीं पता? तो क्लोरोफिल का क्या क्या काम है? क्लोरोफिल को इंग्लिश में एक प्रोसेस है, इंग्लिश में एक नाम है फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इंग्लिश का वर्ड है और क्लोरोफिल को हिंदी में लिखियों पे कॉपी पे हरित लवक कहते हैं। हिंदी में आएगा तो चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल रट लेंगे तो बहुत काम नहीं चलेगा। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं? हरित लवक। और अंग्रेजी में और क्या, ये तो देवनागरी लिपि है क्लोरोफिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस पूरी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। सारी चीजें पढ़िए, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, किस घुमा फिरा के पूछ चुका है कि शब्द को। तो क्लोरोफिल समझो क्या होता है। क्लोरोफिल होता क्या है? हरित लवक। हरित लवक मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो किसके माध्यम से? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। या पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? किसकी उपस्थिति की वजह से होते हैं? पौधों के जो पत्तियां हरी होते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? हरित लवक इसी को कहा जाता है। इसी की वजह से पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। इस पॉइंट को कॉमन पॉइंट याद रखो, आप पढ़ के आ रहे होंगे बचपन से ही। लेकिन क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, उसी की वजह से क्लोरोफिल काम करता है या हरित लवक काम करता है। तो प्रश्न यह है कि क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है, निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मैग्नीशियम। तो हमने प्रश्न मैग्नीशियम वाला लिखा है, वो वाली तो परिभाषा आप जानते होंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल या हरित लवक की प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसी को। या क्लोरोफिल की वजह से पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? हरी होती हैं। इस पॉइंट को भी याद रखना। अब क्लोरोफिल का निर्माण कौन से तत्व की वजह से होता है? मैग्नीशियम की वजह से होता है। एक पॉइंट थोड़ा आगे बता करके चल रहे हैं हम आपको, नोट करिएगा। फलों को पकाने में एक हार्मोन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कई बार पूछा, एथिलीन हार्मोन काम करता है गैसीय रूप में। कौन से रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में। फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन काम करता है जिसका नाम है एथिलीन, या इसे एसिटिलीन भी लिखा जाता है, एसिटिलीन गैस भी लिखा जाता है, ठीक है। आप कभी जाएंगे, जैसे अगर कभी आपका जाना हो केला वगैरह, जैसे जो बड़े बड़े क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उनसे, कोल्ड स्टोर, केले के कोल्ड स्टोर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां आते हैं अलग अलग राज्यों से। जैसे केले का उत्पादन कहाँ होता है हमारे भारत में? दक्षिण भारत के राज्यों में होता है, जैसे केरला में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्रा में होता है। वहां पे केले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो वहां से केले की सप्लाई कहाँ हो रही है? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बड़े व्यवसायी लोग होंगे जिनके कोल्ड स्टोरेज होंगे, वो केले को मंगाएंगे। तो पका तो केला आता नहीं है भैया पेड़ों से, मैं आपको बताऊं वृक्षों से, उसको पकाया जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज में आए, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए, रखने के बाद अब उनको पकाना है। तो पकेंगे कैसे? अब उनके अंदर वो गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जिसे बोलते हैं एसिटिलीन गैस बोलते हैं। और हार्मोन आ जाएगा तो एथिलीन हार्मोन बोलते हैं उसको, ठीक है। उसी की वजह से पकते हैं। आमतौर पर मंडियों में भी काम किया जाता है इसका, बड़ी बड़ी जो मंडी होती है कच्चे फलों को पकाने के लिए। कौन से हार्मोन का? एथिलीन का। और गैस के रूप में एसिटिलीन गैस। ये गैस आपको आमतौर पर पाई जाएगी कोल्ड स्टोरेज के अंदर, है ना, कच्चे फलों को पकाने के लिए। तो एथिलीन हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं धान। तो नाम सुना ही होगा आपने, धान की खेती होती है जहां पे सबसे ज्यादा तराई का क्षेत्र होता है। सबसे ज्यादा तराई का क्षेत्र होता है, वहां पे धान की खेती होती है। और धान एक खरीफ की फसल है। धान कैसी फसल है? खरीफ की। धान की फसल के लिए 125 से प्लस में सेंटीमीटर पानी चाहिए। तो इतने पानी में धान की फसल होती है। क्योंकि खरीफ की फसल है तो मानसून की फसल भी कह सकते हैं। वही मानसून का समय होता है, वो धान की रोपाई का समय होता है ना। और धान सबसे ज्यादा भारत में बंगाल में उत्पादन होता है, बंगाल में खेती होती है। उसके अलावा पंजाब भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है दूसरे स्थान पे, और यूपी में जो पूर्वी हिस्सा है हमारा, ठीक है। और हाँ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। और भी हिस्सों में होती है, लेकिन पूर्वी हिस्से में होती है। जिसमें एक जिला आता है चंदौली। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, यदि बात करें, ठीक है। तो भैया धान, और एक धान में एक प्रकार का धान होता है
गोल्डन धान जिसमें विटामिन ए पाई जाती है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो हम धान की बात कर रहे हैं, बंगाल, ये ज्योग्राफी की तो बात हो गई। धान में एक रोग लग जाता है, इस रोग का नाम क्या है? खैरा रोग। धान में एक रोग लगता है, जो बड़ा पेपरों में पूछा गया, कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग धान की फसल में। ये काय की कमी ते लगता है, कमी कौन सी पाई जाती है धान के पौधे के अंदर? जिंक की कमी। तो जिंक पर्याप्त देनी होते हैं धान के किसानों को, और जिंक पर्याप्त देते हैं वो सलाह लेकर के एक्सपर्ट लोगों से जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो ये रोग से अपने पेड़ को, अपने पौधे को, अपने खेत को बचाते हैं किसान। अगर इसकी कमी होती है, जिंक की कमी मतलब जस्ता की कमी होती है, तो कौन सा रोग होता है? खैरा रोग। कौन सी फसल में? धान की फसल में हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा आप, ठीक है, नोट कर लेना, छाप लेना। आगे बात कर रहे हैं नील हरित शैवाल, एक जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। ये कौन से खेत में काम करता है? धान के खेत में। लिख लेना, ये भी छाप लेना, नोट कर लेना, नोट कर लेना और रट लेना। नील हरित शैवाल क्या होता है? जो कि एक जीवाणु होता है, जैव उर्वरक के रूप में, उर्वरक के रूप में खासतौर पर काम करता है, ठीक है। जो कि क्या होता है? ये नील हरित शैवाल एक जीवाणु होता है, जैव उर्वरक के रूप में धान के खेत में काम करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में काम करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों की जड़ों को देता है, जिससे पौधे क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं या बड़े होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ लेगा नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में कौन सी फसल में काम करता है। तो ऑप्शन में जैसे धान है, गेहूं है, जौ है, कपास है, बाजरा है, ऐसे लिखेगा। तो धान याद रखना। इसके साथ एक और जैव उर्वरक काम करता है, इसका नाम है एजोला। एजोला भी कई बार पेपरों में आता है, एजोला भी लिख लेना आप ब्रैकेट में। नील हरित शैवाल एक बैक्टीरिया के रूप में काम करता है, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को प्राप्त करता है और उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता है। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, मतलब उसको चेंज करना, स्थिरीकरण करना, और उसके बाद पौधे की जड़ों में पहुंचाता है, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। नील हरित शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ब्रैकेट में लिख लेना, कोष्टक में, साइनोबैक्टीरिया, और इसे कहते हैं, ठीक है, किसे? नील हरित शैवाल को। बड़ा प्रश्न पूछा जाता है इसे लेकर के। अगला पॉइंट है, एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके तनों की वृद्धि के लिए काम करता है ये ऑक्सिन हार्मोन। इसे भी रट लेना, याद कर लेना, छाप लेना। ऑक्सिन हार्मोन पौधों के सिर्फ और सिर्फ जो तने होते हैं उनकी वृद्धि के लिए बहुत काम करता है ये वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, पौधों की तनों की वृद्धि के लिए काम करता है। अगला ये पॉइंट पढ़ते आ रहे होंगे, हल्दी हो, गन्ना हो, आलू हो या अदरक हो। आलू कई बार आता है। ये सब क्या है? तने के पार्ट होते हैं। पौधे का क्या होता है? ये तने वाले हिस्से होते हैं। जैसे कई बार प्रश्न आलू को लेकर के तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि आलू क्या है, जड़ है या तना है, और 3 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन जड़ ज्यादातर बच्चे लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिट्टी में हो रहा है और ऊपर उसका क्या है? पौधा है, तो जड़ ही है भैया। लेकिन जड़ नहीं है, वो क्या है? एक तना है। आलू, आलू एक तने का प्रकार है, ठीक है, जिसका एक हिस्सा जैसे प्रकंद के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो आलू भी है, गन्ना भी है, हल्दी भी है और अदरक भी है। ये सब क्या है? तने का प्रकार है, ठीक है। हीबिया एक पौधा होता है, हीबिया के पौधे से प्राप्त किया जाता है क्या? लेटेक्स, और इस लेटेक्स से बनती है रबड़। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि रबड़ कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? तो हीबिया के पौधे से। हीबिया के पौधे से पहले लेटेक्स बनता है और लेटेक्स में से क्या बनाई जाती है? रबड़। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं मृतोपजीवी, जो मर जाते हैं। ये नाम यहीं से शुरू हो रहा है, कठिन नाम नहीं है, थोड़े कठिन नाम लगते हैं, अगर नहीं पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। मृतोपजीवी जीवाणु, मृतोपजीवी जीवाणु कवक, जो प्रश्न लिखा है हमने, मृतोपजीवी जीवाणु कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। ये ऑप्शन में मिलेगा तुमको, ये ऑप्शन में मिलेगा। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले किससे प्राप्त करते हैं? कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। मतलब मरे हुए या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हैं, उनसे अपना जीवन चलाते हैं, बिना कोई नाम हो, मृतोपजीवी जीवाणु। ये एक उदाहरण है इसका, ये लिखा है ना, ये उदाहरण है कवक, कवक एक उदाहरण है। अब वो पेपर वाला ये कह रहा है कि जो मृतोपजीवी होते हैं जो सड़े गले से अपना जीवन चलाते हैं, जैसे उदाहरण कवक, कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना जीवन चलाता है। अब इनको कहते क्या है बायोलॉजी में, साइंस में? तो ऑप्शन मिलेगा तुमको, अपघटक बोलते हैं ऐसे को। क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं, ठीक है। कवक के अलावा एक और मशरूम भी उदाहरण आ सकता है इसमें।
कौन सा उदाहरण है, ब्रैकेट में लिख लेना मशरूम, या इसको खमीर बोलते हैं, दूसरा शब्द है इसका खमीर। ठीक है, अगला पॉइंट है नाइट्रोजन स्त्रीकरण दलहनी पौधों में कौन करते हैं, जीवाणु करते हैं। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ रहे होंगे भाई। नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, जो हमारे पौधे होते हैं अलग अलग वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कौन से पौधों की बात कर रहे हैं हम, दालों की, दलहनी पौधे, कौन से पौधे, दालों वाले। दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम कौन करते हैं, जीवाणु। और एक जीवाणु पाया जाता है, इसका नाम मैं आपको बता दूं, आप लिख लेना, इधर तो नहीं लिखा है मैंने, राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो दालों के पौधों की जड़ों में रहता है। वो नाइट्रोजन को लेता है और चेंज करता है, उसके बाद जड़ों में पहुंचाता है, जिससे दालों के पौधे वृद्धि करते हैं, बड़े होते हैं। ऐसे समझो आप। कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दालों की पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, बदलता है ना, या नाइट्रोजन को नाइट्रेस में बदलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कौन सा जीवाणु पाया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु पाया जाएगा। ठीक है जी। विटामिन ए शरीर में संक्रमण को रोकती है। संक्रमण मतलब बीमारी को अन्य जगहों में फैलने से रोकती है विटामिन ए। हमारे अंदर जो विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन ए का मतलब है, विटामिन ए मैंने पहली क्लास में पढ़ाया, जिन बच्चों ने पहली क्लास देखी होगी उसमें डिटेल से बताया था। गाजर के अंदर पाई जाती है विटामिन, अमरूद के अंदर पाई जाती है, दूध के अंदर सबसे ज्यादा, पपीते के अंदर सबसे ज्यादा, इनमें विटामिन ए पाई जाती है। हम दूध पी रहे हैं तो कौन सी विटामिन जा रही है, ए। आप गाजर की सब्जी खा रहे हो तो कौन सी विटामिन मिल रही है, ए मिल रही है। आप दूध पी रहे हैं तो कौन सी विटामिन, ए। आप पपीता खा रहे हैं तो कौन सी विटामिन, ए। पपीता में ए भी पाई जाती है, सी भी पाई जाती है, ए भी पाई जाती है, लेकिन ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं हम, खाद्य पदार्थों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे पीने की हो चाहे खाने की, तो विटामिन ए जा रही है। अब प्रश्न आता है कि विटामिन ए संग्रहित कहाँ पे होती है, कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं विटामिन ए शरीर के, बॉडी के अंदर जाकर के, मानव शरीर के। तो विटामिन ए यकृत के अंदर स्टोर हो जाती है, लीवर के अंदर स्टोर हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। अब जैसे बीमारियां हम फैलने लगी हमारे शरीर में, कोई बीमारी हमें लगी, तो उस बीमारी के और ज्यादा ना फैले, उस संक्रमण को कौन सी विटामिन रोकती है, विटामिन ए रोकने का काम करती है। ठीक है, वही पॉइंट लिखा है हमने, विटामिन ए शरीर में क्या रोकती है, संक्रमण को रोकती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम और लिख लो, क्या नाम है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से शायद रतौंधी बीमारी होती है ना, रतौंधी आंखों से संबंधित होती है, कम दिखने लग जाता है। अगर इन चीजों को आप उपभोग ना करोगे तो दूध भैया खूब पियो, पपीता खूब खाओ, अब सर्दियों में गाजर चलने लगेंगे तो गाजर की सब्जी खूब खाना। और कौन सी चीज बताई भैया हमने, चौथी, अमरूद। अमरूद भी सर्दियों में खूब चलेंगे, खूब खाइयो भैया, खूब काट के, हमारे आपको लगते, ठीक है। बाग में थे, हमारे बाग के खूब फेमस है, मशहूर अमरूद मिलेंगे आपको, जहाँ चिंता ना करो, नहीं तो इलाहाबाद के मशहूर अमरूद मंगवाएंगे, किसी से फोन कर देंगे अपने किसी विद्यार्थी से, यूपी पुलिस से, तो वो लेके आएगा आपके लिए, चिंता ना करें। अब लार होती है, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। जब प्रश्न आता है कि हमारी जो लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज। ठीक है, इसे रट लेना, एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। जी पूरी सी 2 लाइन लिख देंगे तो मैं समझ आएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है, समझो आप, एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च, स्टार्च मतलब मंड भी बोलते हैं शब्द को, स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, अब नहीं समझ होंगे स्टार्च को शर्करा में कैसे तोड़ रहा है, सुनो। प्रश्न ऐसे बना है, लार की जो पाचन क्रिया में मदद करता है वो कौन मदद करता है। जैसे हमने खाना खाया तो लार बनती है खाने के साथ, तो उसकी जो पाचन क्रिया में मदद करता है वो कौन सा, इसमें से ऑप्शन आ जाता है क्या मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें स्टार्च मदद करता है पाचन क्रिया में। क्या मदद करता है, स्टार्च। अब स्टार्च क्या करता है, स्टार्च ये करता है, देखो हमने खाना खाया तो खाने को जैसे ही हमने खाना खाया तो रोटी चबाना शुरू किया, तो रोटी चबाना शुरू किया तो रोटी कैसी होगी, गीली होगी, और गीली होगी तो उसकी लुगदी टाइप बन जाएगी, जैसे ही हम खाएंगे पाचन होगा, और लुगदी होने के बाद उसे हम निगल जाते हैं, रोटी को निगल जाते हैं कि नहीं निकल जाते, सभी मानव का यही स्वरूप होता है। तो इसी कार्य को कौन करता है, स्टार्च करता है, इसी कार्य को भाई साहब। तो लार के पाचन क्रिया में मदद करने का काम कौन करता है, स्टार्च। और लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, जो एंजाइम अलग से लिख दिया, याद करो इसे, एमाइलेज, एमाइलेज नामक पाया जाता है एंजाइम। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। एक जठर रस पाया जाता है जो कि अग्नाशय से स्त्रावित होता है। आई थिंक
जो जठर रस होता है कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से, जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी, शायद वहीं से निकलता है। और कंफर्म करेंगे इसे एक बार। आगे आप प्रश्न पढ़ो। जठर रस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जठर रस में पाया जाता है। ये सब प्रश्न वो हैं जो पेपरों में ही पूछे गए हैं आज तक, बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग। जठर रस में कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? दूध के पाचन में मदद करता है। सिंपल बात, आपसे प्रश्न पूछाएगा कि दूध के पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम मदद करता है। जो दूध हम पीते हैं उसका जो पाचन हो रहा है वो कौन से एंजाइम की मदद से हो रहा है? रेनिन एंजाइम की मदद से। ठीक है। और ये रेनिन एंजाइम कहां से निकलता है? जठर रस में ये पाया जाता है। और जठर रस कहां से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है। ऐसे करके जोड़ करके पढ़ते हैं चीजों को, जिससे छूटेगी नहीं कभी, और प्रश्न सही करके आओगे, चिंता ना करो आप। ठीक है। तो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम किसके पाचन में काम करता है? दूध के पाचन में काम करता है। और दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है दूध के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब आगे बात करते हैं मीठी शर्करा। ये प्रश्न कई बार आता है कि मीठी शर्करा कौन सी होती है? या जो मिठास, जैसे कौन सा दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने इसमें? फलों में जो मिठास होती है ना, जो मीठे फल होते हैं, जैसे आम खा रहे हैं, आम के अंदर जो मिठास है, या आप आम के अलावा कोई भी आप ले लो, जैसे आप अनार भी खा रहे हैं, अनार के अंदर जो मिठास है, या चीकू के अंदर जो मिठास है, उसे मीठी शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मीठी शर्करा। अब वो मिठास किसकी वजह से होती है? ठीक है, ये प्रश्न कई बार आता है। मीठी शर्करा कहते हैं फलों में मिठास का कारण क्या होता है, या मिठास के रूप में जो शर्करा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। ये नोट कर लेना, रट लेना। मीठी शर्करा भी बोलते हैं, ऐसे भी लिख लेना। और फलों के अंदर जो मिठास पाई जाती है वो इसी की वजह से पाई जाती है, जिस शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज नामक शर्करा। अब ये प्रश्न तो बचपन से पढ़ रहे होंगे, क्लास 6 से लेके अब तक पीएचडी तक पढ़ी हो जाए, यही प्रश्न मिलेगा और यही प्रश्न कंटेस्ट मिलेगा। रक्त का थक्का, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? स्कंदन। और वैसे क्या पढ़ते हैं हम इसको? थक्का। कई बार रक्त का स्कंदन या थक्का जमाने में कौन सी विटामिन मदद करती है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने में, जिससे कि रक्त ज्यादा ना बहे, रक्त ज्यादा बहेगा तो रोगी की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस रक्त को जमाने में हमारे शरीर के भीतर जो विटामिन मदद करती है या काम करती है, वो कौन सी? विटामिन के मदद करती है, जिससे ब्लड क्लोटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, रक्त का स्कंदन या थक्का जमाने में मदद करती है। आई बात समझ में? रट ली हो जब बात है, विटामिन के करके रट ली। और काइट माने पतंग होती है, जिनने काइट उड़ाई होगी, पतंग उड़ाई होगी, और ज्यादा याद कर ली। ठीक है, सबने उड़ाई होगी, हमने उड़ाई बचपन में। तो अगला प्रश्न है वो मेडुला ऑब्लोगेंटा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से लिखो। शब्द क्या है इसका? मेडुला ऑब्लोगेंटा। मेडुला ऑब्लोगेंटा मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है। पहले तो यही लिख लो आप, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। हालांकि ये कम पूछा गया है कि मेडुला ऑब्लोगेंटा कहां पर स्थित होता है। अगर पूछा जाए तो मस्तिष्क का जो हमारा पीछे का पार्ट होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोगेंटा बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, जो कि बहुत परीक्षाओं में पूछे गए। प्रत्येक काम इसका पूछा गया बहुत सारी परीक्षाओं में, पीसीएस से, समीक्षा अधिकारी से, यूपी ट्रिपल एससी से, सीजीएल तक के हर परीक्षाओं में पूछा गया इसका। क्या नाम है इसका? मेडुला ऑब्लोगेंटा। लिख लेना, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है, हिस्सा मत लिखना। कौन सा भाग होता है? जो पीछे का जो पार्ट होता है हमारा, यहां पे होता है। ये रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है बिल्कुल हमारी से। अब इसका काम क्या है, क्या काम करता है ये? तो सुनो काम क्या करता है। मुख्य कार्य इसके सबसे ज्यादा पूछे गए कि बताइए, कार्य लिख देगा वो, और ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, मेडुला ऑब्लोगेंटा। अच्छे से लिख लेना। एक तो रक्त दाब को नियंत्रण करता है। हमारे रक्त दाब बोलते हैं ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा अड़ोस पड़ोस में दादी माँ का या बड़े बूढ़ों का या बुजुर्गों का बीपी बढ़े, गोलाला, बीपी कम है गोलाला, तो वही बीपी है। साइंस के हिसाब से जो बीपी को कंट्रोल करता है हिस्सा हमारे शरीर का, वो मस्तिष्क के पीछे यहां स्थित होता है, और इसका नाम है मेडुला ऑब्लोगेंटा। ठीक है, रक्त दाब का नियंत्रण। दूसरा पूछा गया है, जो हमारी धड़कनें होती हैं, हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कौन करता है? इसे तो छाप लेना बहुत अच्छे से, पीसीएस में तो पता नहीं कितनी बार अलग अलग पूछा गया ये क्वेश्चन। जो हमारी हृदय की धड़कनें होती हैं, जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हैं भैया? 75 के 72? 1 मिनट में कितनी बार धड़कते हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब जितनी धड़क रही होंगी धड़क रही होंगी। जो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं मैंने की, तो बढ़िया धड़क रही होंगी। ठीक है, जिनको ने कहा दिक्कत आ रही होगी तो गड़बड़ है रोगो जीवन में। तो हृदय की जो हमारी धड़कनें, इनको नियंत्रण करने का काम भी मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है।
कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा, हृदय की धड़कनों का। अगला श्वसन जो होता है ना, सांस जो लेते हैं हमारा, है ना। अगला पॉइंट हमने लिखा है कार्य, श्वसन के कार्य का केंद्रीय नियंत्रण भी, श्वसन के कार्य का भी नियंत्रण भी कौन करता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शरीर का भाई साहब, ठीक है। और अगला जो लास्ट का कार्य हमने लिखा है वो क्या करता है? उपापचय नियंत्रण भी करता है। उपापचय का मतलब है पाचन की क्रिया का नियंत्रण भी करता है। कौन सी क्रिया का? पाचन से संबंधित जो क्रिया होती है उसका भी क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। कौन करता है? कौन सा पार्ट करता है भैया नियंत्रण? मेडुला ऑब्लोगेंटा, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखना, मेडुला ऑब्लोगेंटा ये हमने बता ही दिया। शब्द थोड़े से साइंस में टफ हैं, कठिन है, बहुत अच्छे से और आराम से लिखो, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेन नहीं निकल रही है हमारी कहीं पे भी जाने के लिए। अगर हमने तेज बोल दिया है तो क्लास को 5 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, अच्छे से लिखो, उसे नोट करो, ठीक है। तो मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा होता है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोगेंटा, जो कि हमारे शरीर में नियंत्रण का काम करता है अनेक चीजों में, जैसे धड़कनों का नियंत्रण यही पार्ट करता है, ठीक है। स्वशासन, श्वसन का स्वशासन कह रहे हैं हम, हिस्ट्री में स्वशासन कई बार आते हैं तो ना, स्वशासन नहीं हो रहा है, वो स्वशासन तो दूसरे लोगों ने बात करी स्वशासन की, लेकिन यहाँ श्वसन की बात हो रही है। श्वसन का जो पार्ट काम करता है वो कौन करता है? नियंत्रण का मेडुला ऑब्लोगेंटा करता है, ठीक है जी। और रक्त दाब का नियंत्रण यही पार्ट करता है। तो प्रश्न बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये सभी प्रश्न इसके जो मैं एक लाइन में लिखा दिए हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे हैं। तो ये साइंस की क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं कमेंट करके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों के दोस्तों के साथ, लाइक करना भी ना भूलें। इसी प्रकार से ये सीरीज अब साइंस की लगातार चलेगी आपके लिए, आपको रटा दी जाएगी, आप चिंता मत करो। आप कोई भी परीक्षा दे लेना, कोई भी परीक्षा देना, एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी इसकी आपको, वहां से आप इन सारी क्लासों के प्रश्नों को नोट करते चलें। आपको जहां डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है वहां डिटेल में तो पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक सीरीज तैयार कराना है, जिससे कि आपका माइंड मेकिंग बन जाएगा आगे आने वाले डिटेल के टॉपिक्स के लिए। तो लगातार ये चलेगी। इकोनॉमिक्स की भी क्लास बहुत जल्दी शुरू करेंगे आप सभी लोगों के लिए, संविधान की तो क्लासेस आपके लिए चली रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, जो दूर दराज के इलाकों में जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से, उन तक अवश्य पहुँचाओ आप हमारे चैनल के लिंक को, क्योंकि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स हम पढ़ा रहे हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठाकुर जी की, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और नवरात्रि, शारदीय नवरात्र के दिन आज से प्रारंभ हो गए, तो सभी हमारे सब्सक्राइबर्स जितने हैं, सब्सक्राइबर्स में महिला हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, बच्चे हो, जो भी हो, पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले, सभी को हमारी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। सभी को राधे राधे, नमस्कार।